तो सभी मित्रों को नमस्कार। ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं देवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आगे की क्लास को देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने 1892 का भारत परिषद अधिनियम को बता दिया था, समझाया था, जिसमें कोई ख़ास प्रावधान नहीं था, लेकिन एक प्रावधान ज़रूर था कि भारत में अप्रत्यक्ष मत प्रणाली का प्रारंभ कर दिया गया था और जो बजट था, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। बस यही दो प्रावधान थे, इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि उस टाइम पर 1909 में जो मार्ले था वो भारत सचिव था और जो मिंटो था वो वायसराय था, ठीक है। 1909 में जब भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस टाइम पर मार्ले आपका भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था, इसलिए इन दोनों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया इसको, ठीक है। और इसमें मार्ले ने मिंटो से कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। मार्ले ने मिंटो से ये बात कहा था 1919 का अधिनियम लाने से पहले, क्योंकि इस अधिनियम में इन्होंने सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत कर दी थी, यानी मुसलमानों के लिए अलग चुनाव का परिक्षेत्र घोषित कर दिया था, जिससे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जिसे कह सकते हैं, है ना, इन्होंने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोषणा करी थी, ठीक है। तो इसलिए मार्ले ने मिंटो से कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिनका परिणाम बड़ा भीषण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसके प्रावधान पे आते हैं। इस पर नोट लगा लें। नोट में लिखेंगे मार्ले ने मिंटो से कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा।
ये सेंटेंस एस्टे साहब से पूछा जाता है कि किसने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा, तो वही ये कहा था मार्ले ने मिंटो से। मार्ले ने मिंटो से कहा था। कब कहा था? भारत परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्रावधानों पर। प्रावधान में पहला किया था मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की घोषणा। पहला प्रावधान आप इसका यही था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा करी गई थी। ठीक है, इसी को ठीक है, इसी को सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली अथवा फूट डालो राज करो की नीति अथवा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट दिया गया। ठीक है, यानी कि जो प्रावधान इसका पहला था जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई थी और इसी को सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कहा गया, इसी को फूट डालो राज करो की नीति कहा गया, इसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट दिया गया। ठीक है, ये इतना खतरनाक षड्यंत्र था 1919 का, इसका ये पहला प्रावधान था। दूसरे प्रावधान में क्या किया? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ लो, 1935 में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की घोषणा की गई। ठीक है, यानी जो इसी के तहत 1935 में दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, दूसरा प्रावधान है आपका भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी नेक्स्ट जो दूसरा प्रावधान था उसमें था भारतीयों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में केवल 2 ही प्रावधान थे जो कि
एस्टेस पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, जो नोट पूछा जाता है ये ज़रूर पूछा जाता है। ये बहुत जगह पूछा गया कि किसने कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा। ये मार्ले ने मिंटो से कहा था। और इस नियम में मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्ले आपका भारत सचिव था और मिंटो था आपका भारत का वायसराय। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पर मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड जो था वो था भारत का वायसराय। ठीक है, इसके तहत प्रावधानों में आ जाते हैं। भारत में एक द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, भारत में एक द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया, जिसमें एक केंद्रीय विधान परिषद थी और एक राज्य परिषद थी। केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य थे। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य थे, जबकि राज्य परिषद में 60 सदस्य थे। ठीक है, इनमें से जो चुनाव होता था कुछ निर्वाचित किए जाते थे और कुछ मनोनीत किए जाते थे। तो इसमें केंद्रीय विधान परिषद में 141
141 निर्वाचित थे कि 139, सॉरी 145, सॉरी 104, 104 निर्वाचित तथा 39 मनोनीत सदस्य थे। इसी तरह से राज्य परिषद में 34 सदस्य निर्वाचित थे, बाकी 26 सदस्य मनोनीत होते थे। ठीक है, जो केंद्रीय विधान परिषद थी इसमें 145 सदस्यों की थी, इसमें 104 आपके निर्वाचित होते थे और 39 मनोनीत सदस्य होते थे। राज्य परिषद का जो गठन हुआ था उसमें 60 सदस्य थे, जिसमें 34 सदस्य आपके निर्वाचित थे और 26 आपके मनोनीत होते हैं। ये ठीक वैसे ही काम कर रही जैसी आज की लोकसभा और राज्यसभा है ना। लोकसभा में 500 सदस्य हैं और उसमें से कुछ निर्वाचित होते हैं, वो लगभग निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में भी कुछ मनोनीत होते हैं, जैसे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, है ना, साविक समाज से, साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र से, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसी तरह से तब भी ये 145 सदस्य थे केंद्रीय विधान परिषद में। आज की जैसे लोकसभा है वैसे ये केंद्रीय विधान परिषद थी, आज की जैसे राज्यसभा है वैसे ही तब राज्य परिषद थी। ठीक है, और इस परिषद में विधायी कार्यों का बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, विधायी कार्यों का बंटवारा किया गया था, जिसमें 2 तरह के विषय बनाए गए थे। यानी कि प्रावधान नंबर 2 जो थे, ये प्रावधान नंबर 1 है आपका, विधायी कार्यों का बंटवारा कर दिया गया था। एक थे आपके विधायी कार्य में 2 तरह के कार्यों का बंटवारा किया गया था, जिसमें एक था आपका अहस्तांतरणीय विषय और दूसरे थे आपके हस्तांतरणीय विषय। ठीक है, हस्तांतरित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय जो थे इन्हें सुरक्षित विषय भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो केवल वायसराय की जो विधानमंडल थी, तो केवल इस पर विधानमंडल ही कानून बना सकता था। ठीक है, इसमें कानून बनाने की शक्ति जो थी वो केवल विधानमंडल को थी। ठीक है, और जो इसका जो अंतिम निर्णय था
ठीक है, इसी में लिखिए। अंतिम निर्णय इसमें वायसराय करता था। ठीक है, और हस्तांतरित विषय जो थे, इस पर जो कानून बनाने की शक्ति थी, हस्तांतरित विषय में जो कानून बनाता था वो था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, और जो हस्तांतरित विषय थे जिन्हें सुरक्षित विषय कहा जाता है, इनमें कानून बनाने की शक्ति केवल विधानमंडल को थी, और अंतिम निर्णय जो लेता था, अंतिम निर्णय आपका वायसराय करता था। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। तीसरा प्रावधान इसमें था भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल शिक्षित वर्ग, व्यवसायी वर्ग, वोट देना अधिकार शिक्षित वर्ग, व्यवसायी वर्ग या संपत्ति धारक जो थे, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ था किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और इसमें सबसे पहले वोट देने का जो अधिकार मिला था उसमें थे आपके शिक्षित वर्ग, व्यवसायी वर्ग और संपत्ति धारक, यानी कि जो शिक्षित हो, व्यवसाय करता हो या जिसके पास बहुत संपत्ति हो, यानी जो धनाढ्य हो, इन तीन लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। चौथा इसमें प्रावधान किया गया था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था।
अगला प्रावधान इसमें था बजट पर भी बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो 1909 तक मिल चुका था और 1919 में बजट पर भी वोट देने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तो एक बार इसको बजट का लिख लेते हैं। यानी 1892 में जब बजट आया था पहली बार, तो उसमें केवल बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था। ठीक है, 1919 में बजट देने के, बहस करने के अधिकार पर भी, बहस करने का अधिकार तो मिल ही चुका था 1892 में, और पूरक प्रश्न पूछने का भी 1919 में अधिकार दिया गया था। और 1919 में बजट पर बहस करने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और वोट देने का अधिकार, तीनों अधिकार 1919 में मिल गए थे। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया शॉर्ट में, आप इसको पूरी तरह से बना लें। ठीक है, बजट के जो आपका मैप है उसमें क्या है कि पहला जो है आपका बहस करने का अधिकार था, दूसरा आपका पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था और तीसरा आपका वोट देने का अधिकार था। तो पहले बहस करने के अधिकार में 1892 में इन्हें अधिकार दिया गया बहस करने का, और पूरक प्रश्न पूछने का और वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। फिर 1919 के बजट में इन्हें, 1919 के अधिनियम में इन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट देने का अधिकार 1909 में भी नहीं दिया गया। उसको 1919 में आप भारतीयों को बहस करने का भी अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया और वोट देने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रावधान है
प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था लागू करी गई। यानी कि द्वैध शासन जिसे कहते हैं। द्वैध शासन लागू किया गया क्योंकि द्वैध शासन के जनक कार्टेस थे। इनका पूरा नाम था लियोनिस कार्टेस। द्वैध शासन के जनक लियोनिस कार्टेस थे, इसलिए इस प्रणाली को कार्टेस प्रणाली कहा गया। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन पहली बार लागू किया गया था, दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, प्रांतों में 1919 के अधिनियम के तहत। और इस चूंकि जो द्वैध शासन था इसके जनक लियोनिस कार्टेस थे, इसलिए इसे कार्टेस प्रणाली भी कहा गया। ओहो सॉरी, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे सुधार लेंगे। कार्टेस थे, लियोनिस कार्टेस थे। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है इनकी पुस्तक डायरकी थी। इसलिए द्वैध शासन को डायरकी सिस्टम कहा गया। ठीक है, अब इसको सही कर लीजिए। लियोनिस कार्टेस ने एक पुस्तक लिखी थी डायरकी नाम से, और डायरकी नाम की पुस्तक में ही इन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था करी थी। यानी कि जो इन्होंने द्वैध शासन जो लिखा था, वो द्वैध शासन की का जो सिस्टम था वो डायरकी पुस्तक में था इनके। ठीक है, इसलिए इनको द्वैध शासन का जनक भी कहा जाता है, द्वैध शासक का जनक कहा जाता है लियोनिस कार्टेस को। और इनकी जो पुस्तक थी डायरकी, इसलिए डायरकी में चूँकि द्वैध शासन का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें द्वैध शासन को इस द्वैध शासन को डायरकी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रावधान है 7वां, 1 अप्रैल 1921 से इसे लिख देते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मद्रास, बम्बई, पंजाब, बम्बई, पंजाब और संयुक्त प्रांत। ठीक है। यूपी में लागू किया गया। द्वैध शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मद्रास, बम्बई और पंजाब और संयुक्त प्रांत, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो संयुक्त प्रांत में से लागू कर दिया गया था। ठीक है। इसी में 1920 में एक लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। ठीक है। 1920 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था और एक परिसंघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अगला, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का गठन किया गया। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का गठन किया गया। और एक और किया गया था 11वां, चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर चौरी चौरा विद्रोह कर दिया गया। चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर चौरी चौरा विद्रोह कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रावधान है
नोट कर लीजिए, कर लिया होगा अब तो। आठ नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो भारत में कौन सा अधिनियम लागू था? भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इसे जो साइमन कमीशन था इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन भी कहा गया। ठीक है, तीन फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन जो था वो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था और 30 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई। ठीक है, तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1919। एक बात और आप लोगों को बता दें कि 1909, 1919 और 1935 इन 3 अधिनियम से 60% प्रश्न आते हैं। भारत के संवैधानिक विकास से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनमें से 60% प्रश्न 1919, 1909 और 1935 के अधिनियमों से बनते हैं। ये बात ध्यान रखना है। इसलिए 1909, 1919 और 1935 अधिनियम को बहुत अच्छी तरह से रटें आप लोग। ठीक है, तो चलिए कल भारत शासन अधिनियम 1935 भारत सरकार का जो अधिनियम होगा भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वो आपको अच्छे से समझ में आए। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे
लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।